हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लेक्चर 1 डिस्कस किए थे और कहीं ना कहीं ये जो आपका लेक्चर सीरीज है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं मेंस से भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए मैंने आपको इन सब टॉपिक के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया था। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट का वो तो हुआ ही है, इसलिए भी ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यूपीएससी में अगर स्टैटिक टॉपिक प्लस करंट अफेयर्स की टॉपिक एक साथ आ रही है तो वो जो इश्यू है वो कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हो भी क्यों ना, इतना बड़ा पद है एंड एक्चुअली क्वेश्चन बनने के पूरे प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट का, डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। साथ ही साथ आपने देखा भी होगा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने अगर किए होंगे तो कंपैरिजन पूछ लिया जाता है ना। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वर्सेस आपका जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें क्या अंतर है कि नहीं। तो इस हिसाब से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इन दोनों में क्या अंतर है वो भी हम आने वाले लेक्चर सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर ओवरव्यू दे दिया है। देख सकते हो आप यहाँ पर कंपैरिजन बिटवीन इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, एंड उसके बाद प्रैक्टिस मेंस क्वेश्चन भी है आपको करने हैं, ठीक है। बिकॉज जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि एग्जाम निकालने, तो एक्चुअली में उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। हमने आपको बता दिया तो पैसिव लर्निंग हो गई, लेकिन जब तक आप प्रोसेस नहीं करोगे, अपने माइंड में इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, तब तक कहीं ना कहीं हमारी जो मेहनत है या फिर आप जो टाइम डेडिकेट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज सही तरीके से नहीं हो पाएगी। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है। तो फ्रेंड्स, हमने लगभग कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ ऑफिस ये सब तो देखा था, एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस इन सब के बारे में भी हमने जाना। इलेक्शन डिस्प्यूट्स के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, वेज ऑफ रिमूवल प्रोसेस इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर सीरीज में वैकेंसी इन द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करने के लिए कहा था। तो आज हम यहीं से शुरुआत करेंगे। कैसा लग रहा है आपको हमारा लेक्चर सीरीज, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए हमारे वीडियोज, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके शेयरिंग से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमारा भी मनोबल मजबूत होता है कि हम आगे आपके लिए इसी प्रकार का वीडियोज लेकर आते रहे। तो आपको कहीं ना कहीं हेजिटेशन नहीं रखनी है, शेयर करेंगे नहीं या फिर करेंगे, इस प्रकार की हेजिटेशन नहीं। डू अवे योर हेजिटेशन एंड काइंडली शेयर माय वीडियोज विथ योर फ्रेंड सर्कल्स, एंड जहाँ पर लगता है कि हाँ इसे यूटिलाइज किया जा सकता है वेरियस एस्पिरेंट्स के द्वारा। सो बेसिक कंसेप्ट हमने देखा था और हमने आपको बताया था कि भाई साहब बेसिक कंसेप्ट में आप इंट्रोडक्शन के पर्पज से भी यूज कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस हो या फिर आपका जो प्रीलिम्स हो, वहाँ से भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टेट पीसीएस में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भाई साहब अभी जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं या फिर प्रेसिडेंट बने हैं वो आपके कौन से नंबर के हैं? तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, 14th है। और प्रेसिडेंट आप हमें बताओ वो कौन से नंबर पर अभी हैं। तो बेसिकली मैं ही आपको बता देता हूँ, 15th, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हो या फिर प्रेसिडेंट हो, दोनों अभी 15th नंबर के हैं, ये भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। और जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है वो 14th वाइस प्रेसिडेंट है हमारे देश का। तो ये सब हमने देखा। साथ ही साथ हमने ये सब भी देखा था कि जो आर्टिकल 63 है, क्योंकि ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपका जो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है, ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत क्वालिफाई नहीं होते हैं। दैट्स वाई ये जो पद है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड काफ़ी एक प्रकार से कहो कि प्रेस्टीज वाला पद है, ठीक है। ये सब बात हो गई। साथ ही साथ हमने ये भी आपको बताया था कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के,
एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन का मतलब ये हुआ कि अगर लेट से कि कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के पद पर आ गया, वही आपका राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। ये आपका आर्टिकल 64 में मेंशन किया गया था, तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो वाइस प्रेसिडेंट डिस्पाइट वो चेयर करते हैं राज्यसभा को, वो ना ही लोकसभा के मेंबर होते हैं ना ही राज्यसभा के मेंबर होते हैं। और इसको मैंने आपको काफ़ी बार बोला है कि इस बात को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से ट्रैप वाला क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे लोकसभा में बात करें तो जो स्पीकर होते हैं ना मेरे भाइयों, वो स्पीकर बेसिकली मेंबर होते हैं हाउस के। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं वो मेंबर नहीं होते। और पार्लियामेंट के टॉपिक में हम और अच्छे और मज़ेदार तरीके से देखने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन द राज्यसभा चेयरमैन एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो यहाँ भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेथोडोलॉजी था वो सब आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं, ये तो मैंने डाल दिया कि लेट से भूला भटका कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया तो ठीक है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, एक दो आर्टिकल्स तो आपको याद रखने चाहिए। देखो क्वेश्चंस मेंस के लिए आ सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चन पूछे जा सकते। तो जाहिर सी बात है इंट्रोडक्शन हमारा रेडी होना चाहिए ना। तो इंट्रोडक्शन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से ही शुरुआत कर दो तो कितनी मजे वाली बात होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये बेसिक कंसेप्ट में ही ये सारे पॉइंट्स डाल दिए सो दैट आप इंट्रोडक्शन के रूप में यूटिलाइज कर सको। एंड फिर आपका आर्टिकल 65, आर्टिकल 66, आर्टिकल 67, इन सब के बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। आर्टिकल 67 देखो साफ साफ बोलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 5 साल के टेन्यूर के लिए होते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं इलेक्शन होगा एंड फिर से नए वाइस प्रेसिडेंट आते रहेंगे। और ये भी हमने आपको बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट हो या फिर प्रेसिडेंट हो, एनी नंबर ऑफ टाइम ऑफिस में बेसिकली अपना पद ग्रहण कर सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई साहब 2 ही बार कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, 2 ही बार कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। जबकि अमेरिका में हम क्या देखते हैं कि जो आपके प्रेसिडेंट है ना, एट मैक्स 2 ही बार प्रेसिडेंट का पद संभाल सकते हैं, उसके बाद नहीं संभाल सकते। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि जो ओबामा है, ठीक है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं यूएस के, उन्होंने भी 2 ही बार टर्म संभाला है, उसके बाद जो आपके पर्सन है वो चेंज हुए हैं। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किया, आर्टिकल 67, आर्टिकल 68, 69, 70 एंड 71। और हमने बेसिक एम एंड ऑब्जेक्टिव्स भी आपको बताया था कि आखिरकार वाइस प्रेसिडेंट का पद लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने 2 कारण इंपॉर्टेंट वाले बताए थे। एक तो हमारे देश में राज्यसभा है, राज्यसभा में क्या होता है, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। स्टेट का रिप्रेजेंटेशन जैसे वेरियस स्टेट्स होते हैं ना, वो बेसिकली वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो मेंबर्स को राज्यसभा में भेजते हैं। ठीक है, एंड ये राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और राज्यसभा के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो हम पार्लियामेंट के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई। एंड फिर हमने डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस की बात करी थी कि वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के भी फंक्शंस डिस्चार्ज कर सकते हैं सर्टेन सिचुएशंस में, है ना। जैसे वैकेंसी हो गई प्रेसिडेंशियल सीट की, या फिर टेम्प्रोरी रूप से प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट का फंक्शंस डिस्चार्ज करते। और भी हमने चीज़ें देखनी है आगे। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैसे होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो कि एक बॉडी होगी जहाँ पर एमपीज होंगे, और यही एमपीज बेसिकली वोट करते हैं फॉर द वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट। ठीक है, और ये सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोट इज डन वाया सीक्रेट बैलेट। ये हमने आपको बताया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि हम और आप मिलकर वोटर आईडी कार्ड लेकर प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने तो जाते नहीं हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके इलेक्टोरल कॉलेज में एमपीज होंगे वही वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। और यहाँ पर भी आपका इलेक्टोरल कोटा लाना पड़ता है
और इलेक्टोरल कोटा क्या होता है आपका, कि जो आपका टोटल वोट्स पोल्ड, यानी कि कह दो कि लोकसभा मेंबर्स प्लस राज्यसभा मेंबर्स, उन्होंने जो वोटिंग पोल की डिवाइडेड बाय 2 + 1। और लोकसभा में कितने हैं, 545 लेट से है ना, तो 545 के लिए 545 वोट हो गए। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका 1 पर्सन 1 वोट का कंसेप्ट है, तो 545 पर्सन ने अगर लोकसभा में वोटिंग हुई है तो 545 वोट्स हो गए इधर, और राज्यसभा के लेट से कि 245 मेंबर्स ने वोट दिए तो 245 हो गया इधर, तो टोटल आप देखोगे तो 790 है। दैट्स वाई मैंने आपको एग्जांपल ही बताया था। यहाँ पर देखिए 2017 में जो आपका टोटल वोटर्स थे वो थे 790, है ना। तो इस प्रकार से ये सिस्टम चलता है। मैंने एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। इलेक्टोरल कॉलेज में आपका कंसिस्ट ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, साथ ही साथ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। और याद करो प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट में तो नॉमिनेटेड मेंबर होते ही नहीं थे, ठीक है। तो ये बातें हमने डिस्कस की। और जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ईसीआई, ठीक है, जिनका जिक्र आर्टिकल 324 में भी है, तो अल्टीमेटली ये प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है, तो इन सब के इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। या फिर लोकसभा की ही बात कर लो, है ना, तो इन सब के इलेक्शंस यही कंडक्ट करवाते हैं। तो होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होगी, अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैं ये आपका बेसिक ओवरव्यू फिर से इसलिए समझा रहा हूँ कि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए और क्लियरिटी से समझ में आए, ठीक है। इसीलिए मैं ये मेहनत करता हूँ आपको दोबारा रिवाइज करवाने में। तो साथ ही साथ हमने डिफरेंसेस भी देखा था, क्या डिफरेंसेस है बिटवीन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर तो हमने देख लिए थे। तो एक बार फिर से आप रिवीजन कर सकते हो। क्वालिफिकेशंस, इसमें तो रट्टाफिकेशंस है, रटिए और आगे बढ़िए, ठीक है। एंड एग्जाम्पल मैंने बताया था कि जो आपका नॉमिनेशन किया जाएगा कैंडिडेट का, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होता है, 20 इलेक्टर्स जो प्रपोज करे उनके नाम, एंड 20 इलेक्टर्स जो उनके नाम का समर्थन करे। तो वाइस प्रेसिडेंट में आपका 20-20 चलता है, ठीक है, और प्रेसिडेंट में आपका 50-50 होता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, प्रेसिडेंट बड़े, ठीक है, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर तो 50-50, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट तो 20-20। इस प्रकार से भी हम याद रख सकते हैं। अब तक तो आपको कोई डाउट नहीं हो रही, ठीक है। फिर भी अगर डाउट हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो हमें, एंड हम वो डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद ओथ एंड अफर्मेशन हमने देखा था। देखो हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना कि जो आपका एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रीलिम्स के लिए हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले जाए। जो वाइस प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं ना, एंड जो प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं, बेसिकली वो सेम नहीं होता है। एक बार आप एम लक्ष्मीकांत में जाकर या फिर आप नेट पर भी सर्च कर लेना, वाइस प्रेसिडेंट के ओथ देख लेना और प्रेसिडेंट के ओथ देख लेना, और प्रीलिम्स में एक पॉइंट आ सकता है, द ओथ टेकन बाय द वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट आर सेम। तो ये पॉइंट को आपको खारिज करने, और मैं आपको यहाँ पर ओथ में क्या लिखा होता है वो नहीं बता रहा हूँ, आप वो गूगल करके सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। तो कंडीशंस ऑफ ऑफिस भी हमने देखा था, एंड जो आपके सिटिंग प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट, जो गवर्नर है या फिर मिनिस्टर फॉर द यूनियन और एनी स्टेट, क्योंकि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करते हैं, एंड दैट्स वाई ये जो है क्वालिफाइड हो जाते हैं फॉर बीइंग ए कैंडिडेट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। टर्म्स ऑफ ऑफिस हमने देखा था 5 साल का होता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है, टर्म्स ऑफ ऑफिस 5 साल का होता है, ये ठीक बात है, बट लेट्स से कि ये जो आपका इलेक्शन है, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का टर्म जो है आज खत्म होने वाला था, लेकिन इलेक्शन इससे पहले कंडक्ट किया ही नहीं गया कि हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम कर सके चार्ज टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो लेट्स से टर्म आज ओवर हुआ और 1 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तब ये जो आपका पीरियड है, ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड, इसके बीच कौन प्रिसाइड करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के पद को, तो इसके बीच भी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वही प्रिसाइड करेंगे, ठीक है, वही कंटिन्यू करेंगे जब तक जो नेक्स्ट सक्सेसर है वो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को एज्यूम नहीं करता है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है, द वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years until his successor assumes charge। और प्रेसिडेंट के केस में भी यही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। साथ ही साथ री इलेक्शंस के लिए भी एलिजिबल होते हैं, एनी नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ तक तो होप कि हमने कल के लेक्चर सीरीज में कंप्लीट कर लिया था। एक 10 मिनट का मैंने आपको रिवीजन ओवरव्यू बता दिया है, शांति से आपको समझ में आया होगा और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ, ठीक है। तो क्या आपको ये लेक्चर सीरीज से पसंद आ रही है? क्या आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं? ठीक है, आप अपना फीडबैक रिव्यू देते रहिए, ठीक है, सो दैट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता रहे एंड हम आपकी मदद ऐसे ही करते रहे। बस आपको भी कहीं ना कहीं कॉपरेशन करना है, आप हमारे वीडियोज को अपने फ्रेंड सर्कल में भेजते रहिए, सेंड करते रहिए, ठीक है। बिकॉज अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो थोड़ा सा हेल्प आपको भी करने हैं हमारे लिए, सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। हमारा मकसद भी है, लेट्स गो टुगेदर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं अब वैकेंसी इन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, और ये आर्टिकल 68 में बताई गई है, ठीक है। अब देखो, कल ही वैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, अब ये जो अपने ऑफिस वैकेंट कर सकते हैं, इसको हम ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट कि जब आपका टेन्योर एक्सपायर हो जाए, टेन्योर एक्सपायर हो जाए यानी कि 5 साल का पीरियड खत्म हो चुका है, एंड जैसा कि आपको पता है संविधान में 5 साल की ही टेन्योर दी गई है, उसके बाद री इलेक्शन होने होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक तो ये हो गया वैकेंसी कैसे क्रिएट हो सकती है, जब उनका टेन्योर एक्सपायर हो जाए यानी कि 5 साल का जो पीरियड है वो पूर्ण हो जाए। दूसरा कैटेगरी जो हमने रखा है उसमें या तो रेजिग्नेशन हो जाए, रिमूवल हो जाए, या फिर डेथ हो जाए, या फिर ही बिकम्स डिसक्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस, या फिर उनके जो इलेक्शन है वो वॉइड डिक्लेयर हो जाते हैं। सिंपल सा बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम देख रहे हैं एक्सेप्ट एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्यूर, बाकी सब जो हम फैक्टर्स देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं टर्म पूरा होने से पहले वैकेंसी क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है, इंटरमीडिएट पीरियड में ही वैकेंसी क्रिएट कर रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बात निकल कर आती है कि जब वैकेंसी क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, तो बेसिकली इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, ठीक है। टर्म पूरा हो गया तो क्या होगा, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। जैसे लोकसभा में जो गवर्नमेंट की अगर टर्म पूरी हो जाती है तो इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है, उसी प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट में भी अगर टर्म पूरा हो रहा है तो आपका इलेक्शन करवाना पड़ेगा। देख लो, ये पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। एंड द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। लेकिन मैंने आपको बताया कि लेट्स से कि बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म इलेक्शन नहीं कंडक्ट होते, तब क्या, तो तब तक बेसिकली जो हमारे एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट है ना, वही उस पद पर बने रहेंगे अनटिल एंड अनलेस द न्यू इलेक्शन हैपेंस एंड द न्यू वाइस प्रेसिडेंट कम्स एंड होल्ड्स द ऑफिस। तो होप कि ये बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ इंटरनल बातें, ये आपको और कहीं इतने डिटेल में देखने को नहीं मिलेंगी। एम लक्ष्मीकांत को 10 बार पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए आपको यहीं से क्लियर कर लेना है। उसके बाद आप मजेदार तरीके से एम लक्ष्मीकांत को पढ़िए, 50 बार पढ़िए, आपको हर बार समझ में आएगा, हर बार आपको चीजें अच्छी लगेगी पढ़ने में, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको अच्छे से समझने की जरूरत है, बस आप अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिए। बिकॉज जब हम वीडियो डिस्कस करते हैं ना, जब हम क्लासरूम में होते हैं तो चलो ठीक है, हमारा कंसंट्रेशन बना रहता है, लेकिन जब वीडियोज के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम वीडियो देखे थे तो पता चला कि कोई नोटिफिकेशन आ गया, फ्रेंड ने मैसेज कर दिया, तो ऐसे में कंसंट्रेशन बिगड़ जाते हैं। इसलिए आपको कहीं ना कहीं फुल कंसंट्रेशन के साथ देखते रहने हैं, समझते रहने। तो एक बात तो हमने डिस्कस कर लिया, अब आप हमें बताइए मित्रों, दूसरा जो हमने कैटेगरी बनाई थी वो कैटेगरी क्या थी, इंटरमीडिएट वैकेंसी क्रिएट हो जाए। इंटरमीडिएट वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी तो रेजिग्नेशन के कारण हो सकता है, रिमूवल के कारण हो सकता है, डेथ के कारण हो सकता है, या फिर व्हेन ही बिकम्स डिसक्वालिफाइड टू होल्ड द ऑफिस, ठीक है। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। तो अगर ये जो ऑफिस है वैकेंट हो जाता है बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, तो जो इलेक्शन है टू फिल द वैकेंसी
शुड बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी। तो यहाँ पर भी जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द करवाने की बात कही जा रही है। लेकिन आप बताओ, जब इस इंटरमीडिएट पीरियड में वैकेंसी क्रिएट हो गई तो बेसिकली कौन राज्यसभा को चेयर या फिर प्रिसाइड करेगा? तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है कि जब ऑफिस ऑफ चेयरमैन वैकेंट होता है या फिर लेट से कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट कर रही है या फिर डिस्चार्ज कर रही है फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो जो ड्यूटी है ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन वो परफॉर्म किए जाएंगे डेपुटी चेयरमैन के द्वारा। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर मैंने आई थिंक पीडीएफ में मेंशन नहीं किया है, बट होप एक बार आपको मैंने बता दिया, आप याद रखोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़िए सो दैट आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ तक तो आई थिंक कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए हम चलते हैं अब रिमूवल की तरफ, कि हमने ये देखा कि भाई साहब जो वैकेंसी है वो क्रिएट हो सकती है एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर या फिर रेजिग्नेशन या फिर रिमूवल, डेथ या फिर डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड द ऑफिस। लेट्स से कि अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में है, ठीक है, अगर उसे हटाना है, ठीक है, तब कैसे हटाया जा सकता है? प्रेसिडेंट के लिए तो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, हमने देखा था, और वो इम्पीचमेंट प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये भी हमने देखा था, एंड अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुए हैं। लेकिन क्या उतना ही करेक्ट प्रोसीजर वाइस प्रेसिडेंट के लिए फॉलो किया जाता है? तो आपके आंसर है नो। कैसे, वो हम देखते हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, उनको रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। ठीक है, तो ये भी हमारे संविधान ने प्रोविजन किया है। लेकिन ध्यान रखना है, जहां तक प्रेसिडेंट की बात करें तो वहां पर क्या ग्राउंड दिया गया था फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं की गई थी। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, चीख चीख कर मैंने आपको बताया था, 100 बार बताया था, आई थिंक कि 5-6 बार तो बता ही दिया था। ठीक है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ना कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर भी ट्रैप वाला क्वेश्चन बनेगा। तो नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल। एंड साथ ही साथ जैसे हम प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात करते हैं तो वहां पर फॉर्मल इम्पीचमेंट किया जाता है, ठीक है, लेकिन जब हम वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात करेंगे तो कोई इम्पीचमेंट प्रोसीजर फॉलो नहीं किए जाते हैं। तो बेसिकली कैसे रिमूव होंगे? तो उनके लिए एक रेजोल्यूशन लाया जाता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा, और ये रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होती है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होती है। और ध्यान रखा जाना चाहिए कि एटलीस्ट 14 डेज का एडवांस नोटिस देने पड़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, सो दैट जो भी वाइस प्रेसिडेंट है अपना अरेंजमेंट करना चाहे, ठीक है, वो कर सके। तो ये सब बातें हो गई। एंड ये जो आपका रिजोल्यूशन है ना फॉर द रिमूवल, उसको पास होना पड़ेगा राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से। ये इफेक्टिव मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ये सब क्या है? आई थिंक कि मैंने आपको अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है, ठीक है, तो वहां पर आप जाके वीडियो लेक्चर सीरीज को देख सकते हो, फ्रेश तरीके से आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ये सब 4-5 प्रकार के मेजोरिटी है। अगर मैंने वीडियो नहीं डाला होगा सेपरेट टॉपिक मेजोरिटी के ऊपर, तो हम बनाकर वो भी डाल देंगे, आपकी ये भी समस्या हम दूर करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि जो रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल है वो आपका इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगा। और जब हम बात करते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ? द मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ये ध्यान रखना है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है? तो बेसिकली इफेक्टिव मेजोरिटी में ना हम वैकेंट सीट को माइनस कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझाएंगे, आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा में हमें पता है कि क्या स्ट्रेंथ है 245, लेट्स से 45 जो आपके सीट है वो वैकेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इफेक्टिव मेजोरिटी निकालने के लिए 245 माइनस 45, तो ये तो हो गया 200। अब इसका 50% निकालना है, तो इसका 50% क्या होगा आप हमें बताओ? 100। तो बेसिकली हमें कितना
सपोर्ट चाहिए 101 का, ठीक है, मोर देन 50%। तो ये आपका इफेक्टिव मेजोरिटी का कंसेप्ट है। होप आपको ये इश्यू अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसी प्रकार से एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर इसमें भी डाउट है तो आपको कहीं ना कहीं गूगल कर कर पढ़ना होगा, आपको भी कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत करिए, आगे बढ़िए, हार्ड वर्क इज द की, ठीक है। तो ये सब बातें हमने देखा। अब देखो, जो ऐसे केसेस में जब टेम्पोररी वैकेंसी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में हो जाता है तो डेप्यूटी चेयरमैन जो है राज्यसभा का वो बेसिकली रोल ऑफ चेयरमैन निभाएंगे। ये तो मैंने आपको बताया ही था, लेकिन यहाँ पर पीडीएफ में मेंशन है। हमें लगा था मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर ये मेंशन है। और ये ध्यान रखना है आपको कि जो आपका ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है ना, उनको कंबाइन करके एक ही व्यक्ति को ये पावर नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब ये है, वैसे तो हमारे सिस्टम में क्या है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, दोनों अलग अलग सेपरेट पोजीशन है। लेकिन हम चाहें कि भाई साहब एक ही व्यक्ति को नियुक्त कर दे और यही प्रेसिडेंट का भी ऑफिस संभालेंगे और यही वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी संभालेंगे, तो ये संविधान ने अलाउ नहीं किया है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कैन नॉट बी कंबाइंड इन वन पर्सन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखनी है। तो होप आपको एक एक चीज़ें डिटेल से क्लियर हो रही होंगी। अब चलते हैं कि भाई साहब कोई इलेक्शन डिस्प्यूट आ जाए। इलेक्शन डिस्प्यूट आ जाए का क्या मतलब हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा है ना, वाइस प्रेसिडेंट को चुनने। अब पता चला कि कोई व्यक्ति है, कोई एमपी है, उन्होंने इश्यू रेज कर दिया कि भाई साहब ये जो इलेक्शन हुए हैं फेयर नहीं हुए हैं, फ्री एंड फेयर नहीं हुए, तो इस प्रकार का इश्यू रेज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो इलेक्शन डिस्प्यूट हैं तो ध्यान रखना है वो इंक्वायर किए जाएंगे, डिसाइड किए जाएंगे किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जो इनका डिसीजन होगा ना मेरे भाइयों वो फाइनल होगा, ये ध्यान रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो भी डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वो हैंडल करेंगे और इनके तरफ से जो डिसीजन आएगा वो फाइनल होगा। और ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्शन है वाइस प्रेसिडेंट का वो चैलेंज नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड की भाई साहब जो इलेक्टोरल कॉलेज है ना वो इनकम्प्लीट थे। इनकम्प्लीट इन द सेंस कि लेट्स से कुछ एमपी जो है पार्टिसिपेट ही नहीं किए, या फिर वैकेंसी है आपका लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा में 10 सीट वैकेंट है या फिर राज्यसभा में 10 सीट वैकेंट है, तो ये ग्राउंड नहीं हो सकता कि चूंकि सीट वैकेंट थे इसलिए इलेक्टोरल कॉलेज पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं हो रही थी एंड वोटिंग सब हो गई एंड इलेक्शन कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, द इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट इन द सेंस कि देयर इज ए वैकेंसी, ठीक है। तो ये सब ग्राउंड नहीं हो सकता, इस सब ग्राउंड पर नहीं चैलेंज किए जा सकते। एंड ये बातें हो गई। उसके बाद क्या है कि लेट्स से कि इलेक्शन ऑफ ए पर्सन जो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में है वो वॉइड डिक्लेयर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट ने एक्ट किए हैं बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो इनवैलिडेटेड नहीं किए जाएंगे। यही बात तो प्रेसिडेंट में भी था ना, क्लियर से कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हो जाता है। तो प्रेसिडेंट ने जो भी एक्ट या फिर डिसीजन सब लिए हैं, ठीक है, बिफोर द डेट ऑफ द प्रेसिडेंट, जिस दिन वॉइड इलेक्शन डिक्लेयर किया गया तो उससे पहले जो भी उन्होंने डिसीजन लिया होगा वो कहीं ना कहीं तब भी चलेगी, इनवैलिडेट नहीं होगी। तो होप यहाँ से ये डिस्प्यूट भी क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं सबसे आसान, इमोल्यूमेंट्स, है ना। तो इमोल्यूमेंट्स यानी क्या है, जैसे सैलरी सब है। तो बेसिकली संविधान ने कोई भी इमोल्यूमेंट्स वाइस प्रेसिडेंट के लिए फिक्स नहीं किया है। कौन डिसाइड करता है ये इमोल्यूमेंट्स, पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपके वाइस प्रेसिडेंट सैलरी लेते हैं वो बेसिकली एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के रूप में लेते हैं, ये ध्यान रखना है अच्छे से। ही ड्रॉज हिज रेगुलर सैलरी इन हिज कैपेसिटी एज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। एंड ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं कि लेट्स से कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट का पद संभाल रहे हैं या फिर यूँ कह सकते हो कि प्रेसिडेंट के फंक्शंस डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो बेसिकली जब तक वो प्रेसिडेंट के फंक्शंस डिस्चार्ज करेंगे ना तो उनको जो सैलरी मिलेगी या अलाउंसेस मिलेंगी वो प्रेसिडेंट के ग्राउंड को मान कर दिया जाएगा, ठीक है।
बिकॉज जो प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट के ग्राउंड को आधार मानकर ही उनकी सैलरी या फिर अलाउंसेस उस समय डिसाइड होंगी, ये अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करते हैं तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का जो ड्यूटीज है वो परफॉर्म नहीं करेंगे। ये परफॉर्म कौन करता है, तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं पावर्स एंड फंक्शंस। तो यहाँ से आपका मेंस के लिए भी क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के लिए भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, और उसके बाद तो चैप्टर मजेदार तरीके से खत्म होने ही वाली है। तो इस प्रकार से हमने वाइस प्रेसिडेंट का भी चैप्टर कहीं ना कहीं कंप्लीट कर ही लिया है। तो अगर हम बात करें पावर एंड फंक्शंस की, तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है आफ्टर द प्रेसिडेंट हाईएस्ट डिग्नेटरी है इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें, यानी कि काफी ज्यादा डिग्निफाइड एक प्रकार से ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट का। एंड कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स भी कहीं ना कहीं वाइस प्रेसिडेंट को दिए ही जाते हैं। तो क्या है, पहली बात तो ये कि ये तो अब रटा गया होगा आपके जवान पर, जैसे एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है काउंसिल ऑफ स्टेट के यानी कि राज्यसभा के, एंड इनके जो पावर एंड फंक्शंस है वो सिमिलर होते हैं टू दोज ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है या फिर जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, क्या इनके पावर एंड फंक्शंस होते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। जैसे मनी बिल की बात करें तो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ जो लोकसभा का स्पीकर है वही डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो कुछ डिफरेंसेस भी, ऐसा नहीं कि पूरी तरह सिमिलरिटी है, वो हम पार्लियामेंट के चैप्टर में देखेंगे। साथ ही साथ ये प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करते हैं व्हेन ए वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट या ड्यू टू द रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ और अदरवाइज। या फिर ये अच्छे से याद रखना, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, एट मैक्स प्रेसिडेंट के पद संभाल सकते हैं फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। बिकॉज हमने प्रेसिडेंट के चैप्टर में डिस्कस किया था कि लेट्स से कि प्रेसिडेंट का सीट अगर वैकेंट हो जाता है इंटरमीडिएट पीरियड में, तो 6 महीने के भीतर भीतर इलेक्शन कंडक्ट करवाने ही पड़ेंगे। इसीलिए जो वाइस प्रेसिडेंट है एट मैक्स 6 मंथ तक ही आपका प्रेसिडेंट के पद संभाल सकते हैं, ये ध्यान रखनी है। यहां से भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। फर्दर, व्हेन द सिटिंग प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यू टू द एब्सेंस, इलनेस और एनी अदर काउज, तो वाइस प्रेसिडेंट ही डिस्चार्ज करते हैं उनके फंक्शंस को, अनलेस एंड अनटिल द प्रेसिडेंट रिज्यूम्स हिज ऑफिस। तो ये बातें हो गई, हमने अच्छे से समझ लिया है। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंसेस समझ लेते हैं इंडियन वाइस प्रेसिडेंट एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात तो ये समझना है कि लेट्स से कि इंडियन वाइस प्रेसिडेंट बेसिकली जब प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो रिमेनिंग टर्म के लिए प्रेसिडेंट का पद संभालते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में होते हैं जब तक नए प्रेसिडेंट ऑफिस एज्यूम नहीं कर लेते हैं। और वैसे भी आपको पता है, अभी ही हमने बताया है कि 6 महीने के भीतर भीतर जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का वो होना मैंडेटरी है। तो इसीलिए यहाँ पर भी दिया गया है इंडियन वाइस प्रेसिडेंट कैन बिकम प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ। लेकिन जब हम अमेरिकन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएंगे फॉर द रिमेनिंग टर्म अगर कोई वैकेंसीज क्रिएट हो जाती है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में। साथ ही साथ अगर हम इंडियन वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो जो ऑफिस है इंडियन वाइस प्रेसिडेंट का वो क्रिएट किया गया किस लिए, किस ऑब्जेक्टिव से, तो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। ठीक है, लेकिन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के पास सिग्निफिकेंट पावर होता है, फंक्शंस होते हैं। क्यों? बिकॉज वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। समझ में आया? यहाँ पर हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो रियल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के ही पास होते हैं। ठीक है, बल्कि जो नॉमिनल पावर है या फिर यूँ कह सकते हो कि नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। और साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपका हेड ऑफ द स्टेट का पोजीशन खाली नहीं होना चाहिए। इसलिए जब प्रेसिडेंट का पद लेट्स से कि वैकेंट है या फिर टेम्पोररी पीरियड के लिए एब्सेंस है तो फिर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट कर जाते हैं।
तो होप आपको ये सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, एक एक डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कतें नहीं हुई होंगी। अब चलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको आंसर्स लिखने हैं, बिकॉज हमने तो अपना काम कर दिया है, अब आपको अपना काम करना है, आपको अपने अंदर से मोटिवेशन लाना है और जबरदस्त आंसर लिखना है, ठीक है। हाउ आर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, ये तो मैंने बताया ही है, ठीक है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इन्वॉल्व इन देयर इलेक्शंस, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इन्वॉल्व है, यानी कि आपको कुछ डिमेरिट्स लिख देने हैं। अब चलिए एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। एग्जामिन हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड द रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर आपको एग्जामिन करना है कि जो संविधान ने रोल ऑफ प्रेसिडेंट दिया है, वाइस प्रेसिडेंट ने दिया है, किस प्रकार से है वो। और साथ ही साथ ये जो फंक्शनरीज है, यानी कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, क्या ये अपने ऑफिस यूज कर सकते हैं टू प्रेजेंट देयर पर्सनल आइडियोलॉजीज टू द नेशन। यहाँ पर आपको क्रिटिकली कमेंट करना है, तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मेरा वाइस प्रेसिडेंट का लेक्चर सीरीज यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे एक नए एंड अच्छे टॉपिक के साथ। इस बीच में कहीं ना कहीं आपको अपना कंसिस्टेंसी बना कर रखनी है, वीडियो शेयर करते रहिए, अल्टीमेटली सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।